हेलो स्टूडेंट, आज हमारी MHD 4 की क्लास नंबर 7 है। 6 क्लासें हम कर चुके हैं। हमने भारतेंदु की जो नाटक है अंधेर नगरी उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा प्रसाद का नाटक चला हुआ है। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखना, जिससे आपको ये सारी समझ में आ जाएंगी क्लासें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रसाद की नाट्य कला का मौलिक स्वरूप। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला के संबंध में उपयुक्त बातचीत के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रसाद के लिए नाटक एक साहित्य विधा है और इसी साहित्यिक रचनाशीलता की रक्षा करना इसकी पहली शर्त मानते हैं। इसी से प्रेरित होकर वे इस बात को बल के साथ कहते हैं कि नाटक की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नाटक के अनुसार रंगमंच को रूपांतरित किया जाना चाहिए। प्रसाद के नाट्य संबंधी इसी परिप्रेक्ष्य ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी है कि वे नाटकों को मंचित करने के लिए आधारभूत अपरिहार्यताएं मानी जाती रही हैं। उनसे वे नाटक लिखते हुए बंधे न रहें। इससे उनके नाटकों का वैशिष्ट्य तो निर्मित हुआ है, लेकिन इसी विशिष्टता के कारण उनके नाटकों को मंचित करना एक चुनौती बना हुआ है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि प्रसाद के नाटकों को खेला नहीं जा सकता। इसके विपरीत उनके कई नाटक लिखे जाने के बाद से बार बार भिन्न भिन्न रंगकर्मियों द्वारा खेले जाते रहे हैं और इनमें से कई प्रस्तुतियां सफल भी रही हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला के मौलिक स्वरूप को इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान में देखा जाना चाहिए। प्रसाद के नाटकों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि उनकी रचना साहित्यिक कृति के रूप में करने में वे किस हद तक कामयाब रहे हैं। प्रसाद के नाटकों का सही मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि उनका मंचन कितनी सफलता के साथ किया जा सकता है, बल्कि एक रचनात्मक कृति के तौर पर वह कितना प्रभावशाली है। यह प्रसाद के नाटकों की शक्ति भी है और सीमा भी। इस दृष्टि से अगर हम स्कंदगुप्त पर विचार करें तो हम पाते हैं कि भले ही उनका मंचन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो, लेकिन साहित्यिक रचना के स्वरूप में उनका अध्ययन अत्यंत प्रभावशाली है। लोकप्रिय नाटकों की व्यावसायिक परंपरा से नाटकों को मुक्त करने के लिए यह जरूरी था। मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न सौदश्यता और रचनात्मकता से अनुप्रेरित होकर उन्होंने नाटकों की रचना की। उनके सभी नाटक राष्ट्रीय मुक्ति और नवजागरण की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए। राष्ट्रीय मुक्ति के विराट संघर्ष के सामने जो चुनौतियां मौजूद थी, उन्हीं से उन्होंने नाटकों की कथा वस्तु का ताना बाना बुना। इसके लिए उन्होंने इतिहास के ऐसे खंडों का इस्तेमाल किया जहां इसी तरह के विराट संघर्ष हुए होंगे। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का निर्माण भारतीय इतिहास के ऐसे कालखंड के आधार पर किया गया है जब देश एक और विदेश आक्रांताओं यानी हूणों से पददलित हो रहा था, तो दूसरी ओर देश के अंदर ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तलवारें खींची हुई थी। अगर हम स्कंदगुप्त को एक रूपक कथा समझे तो हम आसानी से जान सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त के समय में हूण है वही स्वयं प्रसाद के समय में अंग्रेज हैं। जो स्कंदगुप्त के समय में ब्राह्मण और बौद्ध हैं वही प्रसाद के समय में हिंदू और मुसलमान हैं। इस प्रकार प्रसाद इतिहास को इस तरह रचते हैं कि समकालीन दौर का भी प्रतिनिधि रूप बनता है। प्रसाद ऐतिहासिक कथानक उठाते हैं, लेकिन उसका फलक अति विराट होता है। प्राय उनकी रचनाओं में संपूर्ण राष्ट्र की समस्याएं अभिव्यक्त होती हैं। वे उन्हें सरल रूप से वही नहीं वरन जटिल रूप से रखते हैं। उनके सम्मुख राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन के विविध रूप उपस्थित रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उनके नाटकों को देखना होगा। हिंदी में नाटकों को इतने विराट परिप्रेक्ष्य में रचने का ऐसा उपक्रम बहुत कम हुआ है। इस दृष्टि से प्रसाद के नाटक अनंतम कहे जाते हैं। प्रसाद के नाटकों में संवाद की भाषा का भी काफ़ी
संवादों की भाषा की भी क्या है काफ़ी आलोचना की जाती रही। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली और काव्यात्मक विशेषताओं से युक्त भाषा को नाटकों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता। प्रसाद की भाषा को मोहन राकेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नाटकों से तुलना करने पर प्रसाद के नाटकों की भाषा की सीमा और अधिक उजागर होती है, लेकिन प्रसाद के नाटकों की भाषिक विशेषता के मूल्यांकन का यह उपयुक्त तरीका नहीं है। उनकी नाट्य भाषा को उनके पूर्व के नाटकों की भाषा, तत्कालीन लोकप्रिय नाटकों की भाषा और स्वयं प्रसाद की भाषा के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। प्रसाद पारसी नाटकों की उर्दू मिश्रित हिंदी में नाटकों की भाषा को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। वह नाटकों की भाषा को साहित्यिक, परिनिष्ठित और रचनात्मक भी बनाना चाहते हैं। इन दोनों तरह के प्रयत्नों को वे अपनी भाषा प्रकृति के साथ ही पूरा कर सकते थे। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, इसलिए छायावाद की काव्य भाषा का असर उन पर जबरदस्त था, जिसको हम उनके नाटकों की भाषा में भी देख सकते हैं। आगे है, लेकिन प्रसाद के नाटकों में कथावस्तु की प्रस्तुति कहानी और उपन्यास की तरह नहीं की गई है। स्कंदगुप्त की कथावस्तु में हमें प्राय नाटकीय तत्व मिलते हैं। पहले अंक के पहले दृश्य में पाठक को आभास हो जाता है कि कथावस्तु के केंद्र में कौन सी समस्या है। पहले अंक के पहले दृश्य से अंतिम अंक के अंतिम दृश्य तक हमें इस समस्या के विभिन्न पहलू, समस्या के समाधान में आने वाली कठिनाइयाँ, संघर्ष की विभिन्न स्थितियाँ और अंत में समस्या का समाधान तक की यात्रा नजर आती है। स्कंदगुप्त नाटक में कथा का पूरा विकास ही नाटक के रूप में हुआ है। नाटक में संघर्ष की प्रधानता रहती है, वह संघर्ष बाहरी हो या फिर आंतरिक। इस दृष्टि से विचार करने पर भी हम यही पाते हैं कि प्रत्येक अंक और प्रत्येक दृश्य में संघर्ष की प्रधानता है। बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा का प्रश्न हो, चाहे ब्राह्मण और बौद्धों का संघर्ष हो या फिर देवसेना विजय स्कंदगुप्त का आंतरिक द्वंद्व हो, इस इकाई का उद्देश्य स्कंदगुप्त की कथावस्तु का विवेचन करना नहीं है, लेकिन उपयुक्त बात से यही कहना चाहते हैं कि प्रसाद के नाटकों की रचना नाटकों की मूल विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही की है। प्रसाद के नाटकों का एक दोष यह माना जाता है कि उनके पात्रों की बहुलता होती है। स्कंदगुप्त में ही 25 से अधिक पात्र हैं। नाटक में ज़्यादा पात्र होने पर जिनके निजता को चित्रित करना नाटककार के लिए मुश्किल हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि यद्यपि प्रसाद के नाटकों में पात्रों की संख्या ज़्यादा अवश्य है, लेकिन कथा के केंद्र में 1-2 पात्र ही होते हैं, जैसे स्कंदगुप्त में स्वयं स्कंदगुप्त और देवसेना। लेकिन प्रसाद की सफलता इस बात में है कि चरित्र छोटा हो या फिर बड़ा, उसकी विशिष्टता और महत्व को पूरी तरह से चित्रित करने में वे सफल होते हैं। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त की रचनाशीलता। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की एक प्रौढ़ रचना है। कैसी प्रौढ़ रचना है? ऐतिहासिक कथावस्तु पर आधारित इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने अपने दौर के राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के सम्मुख उपस्थित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में रखकर नाटक रूप में प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त का समय ईस्वी की 5वीं शताब्दी जाना जाता है। उस समय भारत में सामंती व्यवस्था थी। भारत, जिसे हम आज एक राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं, स्कंदगुप्त के समय वह राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था। लेकिन आज जिसे हम भारत कहते हैं, उसके भौगोलिक क्षेत्र के बाहर से लगातार लोगों का आवागमन होता जा रहा, आर्यों से लेकर अंग्रेजों तक। लेकिन इन आगमनों को भारत नामक राष्ट्र राज्य के ऊपरी बाहरी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं, यह अलग प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त के दौर की दो विशेषताओं को वर्तमान से जोड़ा है। स्कंदगुप्त के समय हूणों के शासन वाले भारत के उत्तरी इलाकों पर हमला करके स्कंदगुप्त ने उन्हें मुक्त कराया था। उस समय भारत अंदरूनी रूप से एक सशक्त राज्य नहीं था, वह छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था।
हूणों के समय देश में दो प्रमुख धर्म थे, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म। हूण भी बौद्ध धर्मावलंबी थे। स्वयं प्रसाद के समय की भारत हिंदू और मुसलमान दो धर्मों में बटा हुआ था। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए यह जरूरी था कि लोगों में सामंजस्य और एकता स्थापित हो। प्रसाद के साहित्य की मूल चिंता राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय जागरण था। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों की रचना की। स्कंदगुप्त में भी हम यही चिंता देखते हैं। प्रसाद की भारतीय इतिहास में गहरी रुचि थी और उसका गहन अध्ययन भी उन्होंने किया था। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार बाहरी प्रदेशों से लोगों का आना जाना लगा रहा। उनमें से कई जातियों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों पर शासन किया था। प्रसाद इन बाहरी लोगों को हमलावरों के रूप में चिन्हित करते हैं और उनके विरुद्ध संघर्ष को वर्तमान शासकों के विरुद्ध संघर्ष से जोड़ते हैं। स्कंदगुप्त की रचना के पीछे भी यही उद्देश्य था। 5वीं सदी में भारत के उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों पर हूणों और शकों का क्या था शासन था। मालव उज्जैन के शासक स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया था। स्कंदगुप्त के इस पराक्रम को वे राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि स्कंदगुप्त के पराक्रम की जरूरत आज भी है। ऐसा नायक जो राष्ट्र को बाहरी हमलावरों से मुक्त कराने के अभियान का नेतृत्व कर सके। चंद्रगुप्त, चाणक्य, स्कंदगुप्त आदि ऐसे ही क्या है नायक हैं। आगे है, प्रसाद के समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। कांग्रेस ने भारत जैसे विविध राष्ट्रीयताओं वाले देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके बावजूद धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि की समस्याएं बार बार उभर आती हैं। राष्ट्रीय मुक्ति का संघर्ष तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न भाषियों के लोगों में एकता स्थापित न हो और वे अपना वतन मानकर उसके लिए दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर संघर्ष के लिए तैयार न हो। राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की इस केंद्रीय चिंता को प्रसाद ने स्कंदगुप्त में भी कथा वस्तु का अंग बनाया है। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के टकराव, विभिन्न प्रांतों में परस्पर द्वेष और संघर्ष, सत्ता हथियाने के लिए विदेशी हमलावरों से साठगांठ आदि कहीं न कहीं प्रसादकालीन राष्ट्रीय संघर्ष की समस्याएं थी और नाटकों के द्वारा वे इनके प्रति लोगों को जागरूक बनाने और ऐक्यबद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन प्रसाद की चिंता सिर्फ राष्ट्र की चिंता ही नहीं है। वे राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं से जूझते स्त्री पुरुषों की निजी समस्याओं को भी उतना ही महत्व देते हैं। प्रसाद की यह विशेषता रही है कि वे अपने नायकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाले मानव नहीं बनाते थे। वे उन्हें ऐसा मनुष्य बनाते हैं जिसमें कि मनुष्य उचित कमजोरियां होती हैं, जिसका हृदय भी टूटता है, जो निराश भी होता है, जिसे कभी कभी कुछ व्यर्थ और सारहीन लगता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं और लक्ष्यों के बीच अंतर्द्वंद्व से गुजरकर अपनी गतिविधियों को दिशा देता है। उन्हीं गतिविधियों से उसके नायकत्व तथा खलनायकत्व का निर्धारण होता है। प्रसाद की रचनाशीलता की यह प्रमुख विशेषता थी जो उन्हें अपने समकालीनों से क्या है भिन्न और विशिष्ट बनाती है। प्रसाद की रचनाशीलता की एक और विशेषता यह थी कि स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। यह विशेषता उनके काव्य, कहानी, उपन्यास लेखन में देख सकते हैं। स्कंदगुप्त देवसेना और विजया के बीच संबंधों की जटिलता और उनके अंतर्द्वंद्व के चित्रण के लिए अपने नाटक में क्या पर्याप्त अवकाश निकाल लेते हैं और वह कथा के मूल ढांचे के साथ अत्यंत स्वाभाविक भी लगता है। आगे सारांश देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाटक से संबंधित इस पहली इकाई में प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त की रचनाशीलता पर क्या है विचार किया गया है। प्रसाद ने नाटकों के बारे में बहुत अधिक नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है उसमें उनके नाटक संबंधी क्या है सोच को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
जयशंकर प्रसाद से पूर्व हिंदी के नाटकों की परंपरा बहुत लंबी नहीं थी। पहली बार नाट्य लेखन की शुरुआत भारतेंदु में हुई। हम इस खंड की पहली 3 इकाइयों में भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु ने नाटक संबंधी सोच की शुरुआत कर दी थी। प्रसाद की नाट्य दृष्टि भारतेंदु से भिन्न है। प्रसाद के नाट्य संबंधी सोच संस्कृत नाट्य दृष्टि का काफ़ी प्रभाव है। वे नाटक की रचना को रस से जोड़ते हैं और यह भी मानते हैं कि नाटक की रचना मंच के अनुसार नहीं बल्कि मंच को नाटक के अनुसार होना चाहिए। प्रसाद नाटक को कला का विकसित रूप मानते हैं। वे उसे मनोरंजन का माध्यम नहीं मानते। उसका संबंध बुद्धि से नहीं हृदय से जोड़ते हैं। त्रासदी पर अधिक बल दिए जाने के कारण यही मानते हैं। प्रसाद की नाट्य दृष्टि के निर्माण में तत्कालीन नाट्य परंपरा भी थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पारसी थिएटर के नाम से जो पॉपुलर थिएटर शुरू हुआ वह प्रसाद के समय भी मौजूद था। प्रसाद उसकी स्वस्थ लक्षण नहीं मानते थे और हिंदी नाटकों को वे बाजारू और सस्ते नाटकों से मुक्त करवाना चाहते थे। प्रसाद की नाट्य दृष्टि को इस परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए। प्रसाद के नाटकों को आमतौर पर रंगमंच के रूप में नहीं माना जाता। प्रसाद के नाटकों को मंच पर खेलना आसान नहीं होता है। प्रसाद के नाटकों में अंक और दृश्यों की संख्या ज़्यादा होती है। पात्र भी ज़्यादा होते हैं और वे एक ही नाटक में 10-15 गीत डाल देते हैं। कथा में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि उसको अत्यंत कुशल निर्देशक भी संभाल पाता है। कुशल निर्देशक ही संभाल पाता है। नाटकों में संवाद की भाषा को मंचन और अभिनय के अनुकूल नहीं माना जाता। इसके बावजूद यह भी सत्य है कि प्रसाद के नाटक बराबर खेले जाते रहे हैं और ऐसे प्रयास प्रख्यात निर्देशकों द्वारा किए गए हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे उनके नाटकों का मौलिक स्वरूप निर्मित होता है। प्रसाद के नाटकों को सिर्फ रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक की पटकथा के रूप में देखना सही नहीं होगा। वे स्वतंत्र रूप से रचनात्मक कृतियाँ भी है। इस दृष्टि से देखने पर प्रसाद के नाटक का महत्व उचित रूप से उजागर होता है। प्रसाद के नाटक मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न राष्ट्रीय मुक्ति और जागरण तथा रचनात्मक सौंदर्य बोध से अनुप्रेरित होकर लिखे थे। उनके नाटक ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित होकर भी प्रसाद के अपने समकालीन दौर के प्रतिनिधिक सामने आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रसाद के नाटक नहीं है। उनकी कथा संरचना, चरित्र चित्रण, भाषा, संवाद और अभिनेता पर विचार करने पर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके नाटक ही हैं। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की रचनाशीलता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। 5वीं सदी के भारत की राजनीति सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित उनका यह नाटक प्रसाद के अपने समय की चिंताओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। राष्ट्रीय मुक्ति और राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस नाटक की रचना की है। सांस्कृतिक विविधताओं वाले इस देश के नागरिकों को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के संघर्ष में एकताबद्ध करने और उनमें गौरव की भावना उत्पन्न करना इस नाटक की केंद्रीय विशेषता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों और व्यक्ति के अंतर संघर्ष को भी क्या है अपनी रचनाशीलता में प्रमुख स्थान दिया है। स्कंदगुप्त नाटक पर हम आगे की इकाइयों में जो विचार करेंगे इसके लिए इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। आगे हमारा स्कंदगुप्त में इतिहास, दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना। पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना, फिर स्कंदगुप्त में इतिहास, प्रसाद की इतिहास दृष्टि और वर्तमान संदर्भ, फिर देखेंगे स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना, स्कंदगुप्त में चरित्र चित्रण की विशिष्टता और स्कंदगुप्त में रस विधान और जीवन मूल्य। फिर सारांश को पढ़ेंगे।
तो पहले उद्देश्य देखते हैं। नाटक और अन्य गद्य विधाएं नामक इस पाठ्यक्रम के इस पहले खंड में भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी का अध्ययन कर चुके हैं। इकाई 4 में जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस 5वीं इकाई में स्कंदगुप्त के नाटक के इतिहास, दृष्टि, राष्ट्रीय भावना, चरित्र चित्रण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्कंदगुप्त इतिहास पर आधारित नाटक है। इस नाटक की रचना में इतिहास का किस हद तक निर्वाह हुआ है और कल्पना का संयोजक हुआ है, इतिहास के साथ किस रूप में हुआ है, इस पर विचार किया जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी वह इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की राष्ट्रीय स्थितियों से प्रेरित होकर लिखा है। राष्ट्र उत्थान की भावना इस नाटक की मूल चिंता है। पराधीनता से राष्ट्र की मुक्ति और इसके लिए सामूहिक प्रयत्न को उन्होंने स्कंदगुप्त के समय के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। इकाई में इसी कारण नाटक में व्यक्त राष्ट्रीय भावना और प्रसाद के समय की विशिष्टता पर विचार किया गया है। प्रसाद के नाटकों में घटना की बहुलता होते हुए भी उन्हें घटना प्रधान नाटक नहीं कहा जा सकता। प्रसाद के नाटकों को आमतौर पर चरित्र प्रधान नाटक माना जाता है। चरित्र चित्रण की पद्धति और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर विचार करना प्रसाद के नाटकों को समझने के लिए जरूरी है। इस इकाई में इस महत्वपूर्ण पक्ष पर भी विचार किया है। इकाई के अध्ययन द्वारा उपयुक्त तीनों पक्षों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना। इकाई 4 में प्रसाद के नाटक संबंधी सोच और उनके नाटकों की मौलिक विशेषताओं का आपने अध्ययन किया है। उक्त इकाई में प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की रचनाशीलता के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। इस खंड में परिशिष्ट 2 में आप प्रसाद के रचना व्यक्तित्व और उनके नाटकों के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में आप स्कंदगुप्त में व्यक्त लेखक की इतिहास, दृष्टि और राष्ट्रीय भावना का अध्ययन करेंगे। आप अगर प्रसाद की रचनाओं से गुजरे होंगे तो आपने पाया होगा कि उनकी अभिरुचि इतिहास के प्रति बहुत गहरी है। उनकी प्राय सभी रचनाएं या तो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है या पौराणिक आख्यानों पर, ऐतिहासिक कल्पना पर। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी वर्तमान में कोई रुचि नहीं है। इसके विपरीत इतिहास की ओर जाने की वजह वर्तमान ही है। यह उनकी रचनात्मकता की खास विशेषता है कि इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं को समझना और उनको हल करना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद के समय भारत अंग्रेजों की दास्तां में था और राष्ट्रीय मुक्ति ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। प्रसाद की रचनाधर्मिता इसी लक्ष्य से अनुप्रेरित थी, लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति की भावना का दायरा राजनीति तक ही सीमित नहीं था। उनकी नज़र में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता उतनी ही जरूरी थी। इसके लिए वे इतिहास के ऐसे कालखंडों का चयन करते हैं जब लगभग इसी तरह के संघर्ष घटित हुए होंगे। स्कंदगुप्त नाटक के लिए उन्होंने 5वीं सदी के भारत के ऐसे ही कालखंड की कथा वस्तु को आधार बनाया जिनमें लगभग वे सभी समस्याएं रही हैं जो प्रसाद के समय में थी। स्कंदगुप्त के समय के इतिहास पर बहुत सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी सामग्री प्रसाद के समय तक प्राप्त हुई है उन्हीं से उन्होंने स्कंदगुप्त के समय के घटनाक्रमों को एक नाटक का रूप प्रदान किया है। स्वयं स्कंदगुप्त ऐतिहासिक चरित्र है और इसके अलावा भी कई ऐसे चरित्र हैं जिनका उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन नाटक के कई पात्र और कई घटनाओं को उन्होंने कल्पना द्वारा रचा है। कल्पना के प्रयोग के बिना 5वीं सदी के कालखंड पर नाटक की रचना करना मुमकिन नहीं था। इसलिए स्कंदगुप्त में इतिहास की दृष्टि से विचार करते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हम उसमें कल्पना की भूमिका को भी अच्छी तरह समझ लें। जैसा कि हम पहले ही संकेत कर चुके हैं, प्रसाद की मुख्य चिंता राष्ट्रीय चेतना के विस्तार की थी। राष्ट्रीय भावना के इस संदर्भ को ध्यान में रखकर हम स्कंदगुप्त को समझ सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे पनप रही थी। विभिन्न भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय समुदायों में बटे हुए विशाल भारत को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधना आसान काम नहीं था। प्रसाद जी ने
राष्ट्रीय जीवन की इन्हीं समस्याओं को स्कंदगुप्त में उठाया है। इस इकाई में हम स्कंदगुप्त में व्यक्त राष्ट्रीय भावना और रचनाकार के अपने समय से उसके संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। इकाई में स्कंदगुप्त में व्यक्त चरित्र सृष्टि और जीवन मूल्य पर भी गहनता से विचार किया जाएगा। प्रसाद के इस नाटक में बहुत अधिक पात्र हैं, लेकिन उनका चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। प्रसाद अपने पात्रों के बाह्य जीवन को राष्ट्रीय जीवन की गतिविधियों और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में रख कर देखते हैं। आंतरिक जीवन को व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में इन दोनों को वे इस प्रकार संयोजक करते हैं कि इतिहास और वर्तमान, व्यक्ति और समाज नितांत विलक्षण रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। प्रसाद के इस प्रख्यात नाटक के उक्त पक्षों के विवेचन का अध्ययन करने से पूर्व नाटक को आप पूरी सजगता से अवश्य पढ़ें। आगे पढ़ते हैं स्कंदगुप्त में इतिहास। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के शासन के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। अतीत भारत के इतिहास के इस विशेष कालखंड में गुप्त साम्राज्य गृह कलह एवं विदेशी आक्रमणों का शिकार बन गया था। बिलसद के स्तंभ लेख, मंदोर और करमदंडा के शिलालेख पर गुप्त काल की मुद्राओं में इस ऐतिहासिक स्थिति के उल्लेख मिलते हैं। इनमें राजपुरुषों और उनकी उपाधियों के नाम मिलते हैं। उनका उपयोग करते हुए प्रसाद ने नाटक की ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखा है और इस प्रकार इसे ख्यात इतिवृत्तमूलक रूप दिया है। इतिहास के परिदृश्य को अक्षुण्ण रखते हुए ही प्रसाद ने अपनी सृजनात्मक कल्पना से उसमें मानवीय संबंधों एवं संवेदनाओं तथा भारतीय दर्शन और संस्कृति के आधारभूत जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने के लिए काल्पनिक प्रसंगों को भी बड़ी कुशलता के साथ अवतरित किया है। इन प्रसंगों के अवतरण से इतिहास का मूल परिदृश्य खंडित नहीं होता है। इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का काव्य का सुंदर समन्वय है। इस समन्वय के फलस्वरूप ही इतिहास आत्मवान या प्राणवान प्रतीत होता है। इतिहास के क्षीण कलेवर को कल्पना से सजीव तो किया है, किंतु ऐतिहासिक निष्ठा की सती नहीं होने दी है। इसके कारण ही नाटक के कथ्य का मार्मिक प्रभाव पड़ता है। स्कंदगुप्त के कथ्य को हम केवल ऐतिहासिक परिदृश्य की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं पाते हैं, उसमें जाति को सतत जीवित बनाए रखने वाले तत्वों का भी कुशल विनियोग हुआ है। यही कारण है कि स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से दीप्त प्रतीत होता है। नाटक की कल्पनात्मकता पर विचार करते समय प्रसाद की इन सृजनात्मक भंगिमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त विक्रमादित्य की दो रानियां थीं। अनंत देवी छोटी रानी थी और जिसके नाम का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन बड़ी रानी के नाम का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। प्रसाद ने अपनी कल्पना से उसे देवकी नाम दिया है तथा चारित्रिक गुणों को इतिहास समस्त रखा है। वह महादेवी हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता है। मर्यादा और औदार्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति है। अनंत देवी छलछदमशील कुटिल नारी है, जो अपने पुत्र पुरुगुप्त को सम्राट बनने के लिए षड्यंत्र करती है और गृह कलह को जन्म देती है। वह क्रूर प्रकृति की नारी है, किंतु रूपवती है। अपनी सौंदर्य और श्रृंगारिक प्रवृत्तियों से वह विलास जर्जर वृद्ध कुमारगुप्त को अपने वश में कर लेती है। बड़ी रानी देवकी को बंदी बना देती है। भट्टारक से मिलकर वह वृद्ध कुमारगुप्त की हत्या करवा देती है तथा कुंचक्र करके
यह घोषित करवा देती है कि मृत्यु से पूर्व कुमारगुप्त ने पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सम्राट मनोनीत किया है। स्कंदगुप्त को नहीं। यद्यपि देवकी यानी बड़ी रानी का पुत्र होने के कारण स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, किंतु उत्तराधिकारी के विषय में गुप्त साम्राज्य के नियम अस्थिर हैं। नाटक में इसे नाटकीयता के साथ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। चक्रपालित। पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पर्णदत्त। कल्याण हो आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन है। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित। तात इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्णदत्त। क्या? चक्रपालित। गुप्त का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम। गृह कलह के इस परिप्रेक्ष्य में नाटक की कथा वस्तु का नाटकीय सौंदर्य के साथ विधान किया गया है। नायक स्कंदगुप्त के आंतरिक पक्ष के रूप में व्यक्त गृह कलह के साथ बड़े स्वाभाविक ढंग से बाह्य घटना चक्र को संयुक्त किया गया। गृह कलह जनित दुर्विसंधि का ही परिणाम है कि स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों से युद्ध करने के लिए उज्जैनी भेजा। उसके पक्ष के सभी लोग किसी न किसी कारणवश राजधानी से दूर हो गए और बाहरी आक्रमणियों शक और होड़ों से युद्ध करने के बहाने से दूर कर दिए गए। नाटक में स्कंदगुप्त इन्हीं प्रतिपक्षों से में घिरा हुआ बाह्य संघर्ष और अंतर्द्वंद से ग्रस्त दिखलाई पड़ता है। इस संघर्ष का कार्य फल बाहरी आक्रमणियों और गृह कलह जनित आंतरिक विघटनों के तत्व से राष्ट्र जीवन को निरापद करता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए नाट्य वस्तु की योजना की गई है, जिसकी अपनी एक मौलिक नाट्य शैली है। इस नाट्य शैली में भारतीय रसवादी नाट्य रीति और पाश्चात्य संघर्षमूलक तत्वों का सुंदर समन्वय है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।